यह डर्मिस या चर्म जो होती है यह अधिचर्म की अपेक्षा कई गुना अधिक मोटा अस्तर होता है। यह मुख्यतः संयोजी ऊतकों से बना होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कई प्रकार की संरचनाएं जैसे रुधिर वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, तंत्रिकाएँ आदि पाई जाती हैं तथा इनमें उपस्थित चर्म की सबसे बाहरी स्तर जिसे रोम या रोम पुटिकाएँ कहते हैं, ये बाह्य संवेदी अंगों को या सूचनाओं को अवशोषित करने का कार्य करती हैं तथा इनमें जो रसांकुर होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं या रोम पैपिले होते हैं, यह उनको शरीर से बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इस चर्म में एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम श्वेत ग्रंथियाँ या स्वीट ग्लैंड्स कहते हैं। ये स्वीट ग्लैंड्स रोम पुटिकाओं के आसपास ही कुंडलीदार आकृति वाली श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक ग्रंथि एक लहरदार नलिका द्वारा अधिचर्म के बाहरी भाग में एक अलग छिद्र द्वारा मिलकर बनी होती हैं, जिससे इन ग्रंथियों से शरीर में बना दूषित पदार्थ जो पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है और ये श्वेत ग्रंथि वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। कुछ जो है चर्म में और संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम तेल या ग्रंथियां या सीबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं। ये पसीने की ग्रंथियों के कुछ ऊपर रोम नलिका के दोनों ओर अनियमित आकार की पाई जाती हैं जो एक तेल के समान चिकना पदार्थ स्रावित करती हैं। इन चिकने पदार्थ को सीबम कहते हैं, SEBUM कहते हैं, जो त्वचा को चिकना व जलरोधी बनाता है। फिर अगला पॉइंट है चर्म में तंत्रिका सूत्र। ये तंत्रिका सूत्र पिन चुभने या कांटों के लगने पर इनका अनुभव हमें तुरंत हो जाता है। यह अनुभव तंत्रिका सूत्रों के द्वारा होता है जो त्वचा में जाल के रूप में बिछे रहते हैं। अगला पॉइंट रक्त केशिकाएँ हैं। ये रक्त केशिकाएँ चर्म भाग में सिरा और धमनियों की रुधिर वाहिनियों या रुधिर कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इनके द्वारा ही त्वचा के प्रत्येक भाग को रुधिर मिलता रहता है। अगला पॉइंट है मांसपेशियाँ। अगला भाग है मांसपेशियाँ, जो शरीर के कुछ भागों की त्वचा में पाई जाती हैं तथा पेट व तलवे की त्वचा में इनकी संख्या अधिक होती है। अगला पॉइंट है क्रोमेटोफोर्स। यह क्रोमेटोफोर्स जो होता है वह मनुष्य के त्वचा में रंग बनाने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है वसा के कण। इस त्वचा की आंतरिक परत में छोटे छोटे कणों के गुच्छे चर्म की निचली सतह पर पाए जाते हैं जो वसा का स्तर बनाते हैं। त्वचा में पाए जाने वाले इन वसा स्तरों का मुख्य कार्य शरीर के ताप को नियमित बनाए रखना होता है। ये सब जो पॉइंट हमने आपको बताया वह त्वचा की आंतरिक परत में ये पाई जाती हैं जो त्वचा के अंदर की परतों में अपना कार्य करती रहती हैं। अब हम त्वचा के कार्य जिसे फंक्शन ऑफ स्किन कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, त्वचा के कार्य जिसे हम फंक्शन ऑफ स्किन कहते हैं, यह तो मानव के शरीर में त्वचा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये कार्य जो निम्न है, पहला पॉइंट है सुरक्षा करना, जिसे इंग्लिश में प्रोटेक्शन कहते हैं। यह किस प्रकार से हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे यह भीतरी कोमल अंगों पर एक रक्षक आवरण बनाती है। इन्हें वह रगड़, धक्के या चोट से बचाती है।
यह जीवाणुओं, कवकों व अन्य हानिकारक जीवों, विशेषकर सूक्ष्म जीवों को शरीर में नहीं घुसने देती है। प्रिय बच्चों, त्वचा के कार्य में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है उत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। यह एक्सक्रीशन जैसे मनुष्य व अन्य दूध देने वाले प्राणियों में पसीने की ग्रंथियां, जिसे आप श्वेत ग्रंथियां कहते हैं, पसीने के रूप में अनेक हानिकारक मल पदार्थों का विसर्जन करती हैं। विसर्जन के इस गुण के कारण ही त्वचा को तीसरा गुर्दा भी कहा जाता है। प्रिय बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि त्वचा को तीसरा गुर्दा क्यों कहा जाता है। तो यही जो शरीर में नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता रहता है, इसलिए त्वचा को शरीर का तीसरा गुर्दा भी कहते हैं। अब तीसरा कार्य होता है त्वचा का ताप नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोल। अब ये कैसे हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करता है। जैसे त्वचा में पाए जाने वाले वसा स्तर शरीर की गर्मी को रोकते हैं, पसीने के द्वारा अधिक गर्मी निकल जाती है और ठंडक पैदा होती है। इस प्रकार यह त्वचा हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण भी करने का कार्य करता है। चौथा कार्य होता है संवेदनशीलता, जिसे इंग्लिश में सेंसिटिविटी कहते हैं। त्वचा में तंत्रिकाओं के सूत्र समाप्त होते हैं, इसलिए यह स्पर्श, दबाव, सर्दी, गर्मी, पीड़ा इत्यादि उद्दीपनों का अनुभव करता है। पांचवा कार्य त्वचा का है न्यूट्रिशन, या जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं। पोषण यह त्वचा की तेल ग्रंथियां, जिन्हें सीबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं, रूपांतरित होकर संयुक्त नालाकार एवं कोष्ठीय दूध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां, जिन्हें इंग्लिश में मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं, ये बनाती हैं तथा इनसे उत्पन्न दूध शिशुओं के पोषण में सहायता करता है। त्वचा कुछ मात्रा में वसाओं का भी संचय करता रहता है। इस प्रकार ये त्वचा मनुष्य के शरीर में जो है पोषण का भी कार्य करता है। अगला कार्य है छठवां विटामिन डी का संश्लेषण, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी त्वचा विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक होता है। यह हमारी त्वचा जो होती है उसमें मेलानिन जो पिगमेंट होते हैं, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करते हैं। अब सातवां कार्य है शरीर का आकार एवं सौंदर्य प्रदान करना। आंतरिक अंगों और पेशियों पर चढ़ा त्वचा का आवरण शरीर को आकार एवं सुंदरता प्रदान करता है। प्रिय बच्चों, अब ये त्वचा का लेसन, जिसे हम इंट्रूमेंट्री सिस्टम कहते हैं, वह इंट्रूमेंट्री सिस्टम अब समाप्त होता है। लेकिन आपको बता दें कि इस अध्यावरीय तंत्र से कुछ क्वेश्चन पूछता है बोर्ड की परीक्षाओं में, और इन बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उसका रिवीजन आपको बार बार करना होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव त्वचा की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, तो इसमें हमने आपको मानव त्वचा क्या है या इंटीग्मेंट्री सिस्टम क्या है इसके संबंध में बता दिए। अब कार्य क्या है, हमने 7 कार्य आपको बताया, उन 7 कार्यों का अध्ययन आपको करना होगा। फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव की त्वचा के कोई 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, तब भी आपको वह जो है आपको कार्य हमने लिखवा दिया, बता दिया। फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव के शरीर में तीसरे गुर्दे को त्वचा कहते हैं, क्यों? फिर इस क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि मानव के शरीर में जो नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को यह त्वचा
बाहर निकालने का कार्य करता रहता है, इसलिए इसे मनुष्य के शरीर का तीसरा गुर्दा या किडनी भी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछ दिया कि जो है शिशुओं को पोषण किस प्रकार मिलता है, या शिशुओं को पोषण किस ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ से प्राप्त होता है। तो उसमें हमने आपको मेमोरी ग्लैंड्स या 2 ग्रंथियों को बता दिया है। अब इस प्रकार से आपको इस अध्यावड़ी तंत्र का अध्ययन करना है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य के त्वचा को बाह्य संवेदी अंग भी कहते हैं, क्यों? या क्वेश्चन पूछ दिया कि मनुष्य के शरीर में सबसे बाहरी जो रोम हैं उनका क्या कार्य है। अब हमने इस बाह्य संवेदी अंग के विषय में भी बता दिया कि त्वचा संपूर्ण शरीर को सुरक्षात्मक रूप से ढका रहता है। अब इन सुरक्षात्मक रूप से ढके होने के कारण ही इसे अध्यावरणी तंत्र या एंडोमेंटिस सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम के अंतर्गत आपने त्वचा जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस, त्वचा के कार्य, मेमोरी ग्लैंड्स, तीसरा गुर्दा, ये सब का अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट लेसन में आपको उसी अध्यावड़ी तंत्र के अंतर्गत जो पोषण लेसन आ रहा है उस पोषण के विषय में अध्ययन करेंगे। क्योंकि पोषण में आपको यह पढ़ना है कि पोषण क्या है, यह पोषण के कौन कौन से भाग हैं, इस पोषण के आधार पर भोज्य पदार्थ क्या हैं, ऐसे अध्ययन आपको करना होगा। सबसे पहले हम आपको पोषण के विषय में बताते हैं कि पोषण क्या है। प्रिय बच्चों, पोषण मनुष्य के शरीर में होने वाली जितनी समस्त जैविक क्रियाएं, जैसे भोजन करना, उस भोजन का पाचन करना, उस पाचन के फलस्वरूप भोजन का अवशोषण करना और अवशोषण के फलस्वरूप उत्सर्जन करना, ये त्याग, ये संपूर्ण क्रिया पोषण कहलाती है। इस पोषण में आपको 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इन भोज्य पदार्थों में पहला कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है और दूसरा अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है। जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है उसे इंग्लिश में हम ऑर्गेनिक फूड मटेरियल कहते हैं, और जो अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है उसे हम इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल कहते हैं। जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है अर्थात वे भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उन्हें हम कार्बनिक भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि। लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, उन्हें हम अकार्बनिक भोज्य पदार्थ कहते हैं, जिसमें जल तथा खनिज लवण इत्यादि होते हैं। इन कार्बनिक भोज्य पदार्थों में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, यह कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन आप करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की ऊर्जा है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 अर्थात 1:1 1:2:1 के अनुपात में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसेक्राइड अर्थात मोनो मीन्स एक, सेक्राइड मीन्स शर्करा के अणु, अर्थात जब जिस कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के केवल एक अणु पाए जाते हैं उन्हें मोनोसेक्राइड कहते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं तथा क्रिस्टलीय होते हैं जैसे चीनी। दूसरा होता है डाइसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड स्वाद में हल्के मीठे होते हैं। डाई मीन्स होता है 2, सेक्राइड मीन्स शर्करा के अणु
अर्थात जिस कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के 2 अणु जुड़े होते हैं तब उन्हें हम डाइसेक्राइड कहते हैं। ये स्वाद में हल्के मीठे होते हैं, जैसे कभी कभी हम दूध पीते समय हमको हल्का मीठापन महसूस होता है, उसे में लैक्टोज होता है, तथा रोटी चबाने पर हल्की मीठापन जो लगता है उसमें भी जो है वो डाइसेक्राइड होता है, जैसे माल्टोज। अंकुरित चने को खाते समय भी जो मीठापन महसूस होता है उसमें भी हमको माल्टोज मिलता है। अब हम पॉलीसेकेराइड का अध्ययन करेंगे। तो ये बच्चों जो पॉलीसेकेराइड जो होता है, जैसे पॉली मीन्स बहुत से, सेकेराइड मीन्स शर्करा के अणु, अर्थात जब कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के बहुत से अणु जुड़े होते हैं तब उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जैसे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, पेप्टाइडोग्लाइकान्स इत्यादि। अब इसी प्रकार हम प्रोटीन को भी देखेंगे कि प्रोटीन, जैसे प्रोटीन की खोज बर्जीलियस मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सरल प्रोटीन जिसे सिंपल प्रोटीन कहते हैं, दूसरा संयुक्त प्रोटीन जिसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन्स जिसे ड्राइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। अब आ गई बारी वसा की, फैट्स और लिपिड्स। वसा को हम फैट्स और अथवा लिपिड्स भी कहते हैं। यह लिपिड्स की परिभाषा या वसा की परिभाषा जो होती है वह यानी कि वे पदार्थ जो जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं वसा कहलाते हैं। ये भी 3 प्रकार, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, किंतु कुछ मात्रा इनमें सल्फर की भी पाई जाती है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। इस प्रकार विटामिन्स भी हैं। विटामिन्स की खोज फुंक और लूनिन द्वारा किया गया था, और फुंक ने खोज किया था और लूलिन ने विटामिन्स नाम दिया था। ये विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इन्हें हम वसा में घुलनशील विटामिन्स कहते हैं, और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होता है जिसे हम जल में घुलनशील विटामिन्स कहते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है, और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। अब जल में घुलनशील विटामिन्स विटामिन बी तथा विटामिन सी हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग तथा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब ये सब रहे कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ। अब अकार्बनिक भोज्य पदार्थ में जल है। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें 2 मोल हाइड्रोजन तथा 1 मोल ऑक्सीजन मिल करके 2 मोल हाइड्रोजन तथा 1 मोल ऑक्सीजन मिल करके बने H2O का निर्माण करते हैं, जिसकी मात्रा शरीर मनुष्य के लिए 60 से 65% होती है। अर्थात मनुष्य के शरीर में 65% जल पाया जाता है। दूसरा होता है मिनरल साल्ट्स जिसे खनिज लवण कहते हैं। यह खनिज लवण क्या है? यह जंतुओं अथवा पेड़ पौधों के जलाने के फलस्वरूप जो अवशेष प्राप्त होता है उसे खनिज लवण कहते हैं। मैं जीत बहादुर सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता, पनियरा इंटर कॉलेज, पनियरा बाजार, महाराजगंज। प्रिय छात्रों, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हम लोग
अपने विद्यालय की तरफ से एक YouTube चैनल तैयार किए हैं, जिस पर आपको सभी विषयों के नोट्स और लेक्चर मिलते रहेंगे। और अगर हम लोगों का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। प्रिय छात्रों, आज मैं जीव विज्ञान के कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जीव विज्ञान पेपर से पहले अध्याय का अध्ययन कराऊंगा। इस पहले अध्याय में मानव शरीर की संरचना लेसन है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। इस मानव शरीर की संरचना में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मानव शरीर विभिन्न अंगों से निर्मित एक जटिल जीवित मशीन के समान है। जिस प्रकार एक मशीन में अनेक छोटे बड़े यंत्र पाए जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी अनेक छोटे बड़े अंग पाए जाते हैं। किंतु कुछ अंग शरीर के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते हैं। उन अंगों को आंतरिक अंग कहते हैं तथा कुछ अंग शरीर के बाहर पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर से भी हम देख सकते हैं। प्रिय बच्चों, इन बाहर से दिखाई देने वाले अंगों को हम बाह्य अंग भी कहते हैं। अब शरीर की संरचना में विभिन्न अंग अपने कार्य के अनुसार परस्पर सामंजस्य करके व्यवस्थित रूप में स्थित रहते हैं। अब हम इस मनुष्य के शरीर की संरचना के अध्ययन में ये देखते हैं कि ये मनुष्य की संरचना में विभिन्न अंग मिल करके अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। इन अंगतंत्र को इंग्लिश में हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। इस आर्गन सिस्टम में बहुत सारे अंग जैसे आज्ञावड़ी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र तथा ये अन्य आंतरिक अंग मिलकर यह आर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि मानव शरीर की संरचना में सबसे बाहरी अंग, जिसे हम आज्ञावड़ी तंत्र कहते हैं, वह क्या है? इस आज्ञावड़ी तंत्र को इंग्लिश में इंटीगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं, अर्थात यह मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे बाहरी अंग, जो संपूर्ण शरीर को ढकता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे अंगों को हम आज्ञावड़ी तंत्र या इंटीगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत यह मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण अंग त्वचा होता है, जिसे इंग्लिश में स्किन कहते हैं, जो संपूर्ण मानव शरीर को ढका रहता है। इस त्वचा में 2 स्तर होते हैं, जिन्हें हम सबसे बाहरी स्तर को अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं तथा अंदर की तरफ जो स्तर पाया जाता है उसे एंडोडर्मिस या भीतरी स्तर या जिसे चर्म कहते हैं होती है। इस अधिचर्म में अधिचर्म जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, यह त्वचा का बाहरी स्तर होता है। यह कहीं कहीं जैसे हथेली व तलुओं पर काफ़ी मोटे स्तर का होता है। अन्यथा इनमें कोशिकाओं की केवल 3 या 4 परतें ही होती हैं। यह सबसे बाहरी परत में मृत कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम हार्नी लेयर या श्रृंगी स्तर कहते हैं। अब इन शरीर की आज्ञावड़ी तंत्र या
इंटीग्मेंटी सिस्टम की आंतरिक परत, जिन्हें हम डर्मिस या चर्म कहते हैं,